तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें फर्स्ट तो होगा एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस। फिर इसके पश्चात हम फॉस्फोरस के जो कंपाउंड्स हैं उनको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस। तो देखो बच्चों, एक तो होते हैं कि एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहलाते क्या है। तो जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म्स में मिलता है तो इन फिजिकल फॉर्म्स को हम बोलते हैं क्या बच्चों, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। और इस फिनोमिना को बोला गया है एलोट्रॉपी। आप देखते हैं कि कार्बन में भी बहुत सारे एलोट्रॉप्स बनते हैं, सल्फर में भी एलोट्रॉप्स होते हैं, ऐसे ही फॉस्फोरस के भी अपने एलोट्रॉप्स हैं। तो आज हम इसके जो इम्पोर्टेंट एलोट्रॉप्स हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं, आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और इसमें जो फर्स्ट एलोट्रॉप है फॉस्फोरस का वो है व्हाइट फॉस्फोरस, या इसी को बोलते हैं येलो फॉस्फोरस। ओके, तो देखो ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है ये फॉस्फोरस का एक नेचुरल फॉर्म है, मींस फॉस्फोरस इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मैं। ओके, इसमें जो सरफेस है उसमें एक रेड फॉस्फोरस भी बन जाता है कभी कभी। तो ऐसे में व्हाइट और रेड मिलके वो हल्का सा येलो दिखने लगता है, इसीलिए व्हाइट फॉस्फोरस को येलो फॉस्फोरस भी बोलते हैं। मींस ये सरफेस में येलो दिखता है, लेकिन अगर इसे काटा जाए तो जो इंटरनल पार्ट होगा इसका वो बिल्कुल व्हाइट दिखेगा। तो ये एक नेचुरल फॉर्म है फॉस्फोरस का। इसमें आप देखोगे कि ये एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है, मींस इसमें डिस्क्रीट P4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। मींस इसका जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है वो P4 मॉलिक्यूल से बना होता है और हर एक मॉलिक्यूल अपने आप में डिस्क्रीट होता है, टेट्राहेड्रल होता है। समझ गए ना, यही लिखा है कि कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल्स। तीसरा है कि लेस स्टेबल, ट्रांसल्यूसेंट, व्हाइट वैक्सी सॉलिड, पॉइजनस, insoluble in water but soluble in CS2, therefore protected in water। तो ध्यान रखें कि ये जो फॉस्फोरस है ये कम स्टेबल है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, वैक्सी सॉलिड है, मोम जैसा दिखता है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है और वाटर में इंसॉल्युबल है, किंतु CS2 कार्बन डाइसल्फाइड में जो है ये सॉल्युबल होता है और इसको वाटर में प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, क्योंकि ये वाटर से कोई एक्शन नहीं करता, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए हम इसको या फॉस्फोरस को वाटर में प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ये ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉस्फोरस को किस में प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो है क्या बच्चों, वाटर। जैसे सोडियम को कैरोसिन में प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, जस्ट ऐसा ही फॉस्फोरस को वाटर में प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, क्योंकि अगर हम व्हाइट फॉस्फोरस को खुला रख दें तो ये धीरे धीरे ऑक्सीडाइज्ड होने लगेगा और इस तरह से उसकी सरफेस पर या वो जो है ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्लो इन डार्क। अगर फॉस्फोरस को प्योर स्टेट में बिल्कुल खुले में रख दें तो डार्क में आप देखोगे ये बिल्कुल चमकता हुआ दिखेगा। इसको बोला जाता है केमिल्यूमिसेंस या फॉस्फोरिसेंस, इसी को, ठीक है, केमिल्यूमिसेंस और फॉस्फोरिसेंस। तो क्योंकि इसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है, मींस फॉस्फोरस जो होता है व्हाइट फॉस्फोरस एयर से रिएक्शन करता है और P2O5 बनाता है और इस तरह से उसमें एक प्रकार की ग्लो दिखने लगता है, उसमें एक हीट जो निकल रही है या कहें जो एनर्जी निकल रही है वही एक चमक की तरह निकलती है, जिसके कारण ही व्हाइट फॉस्फोरस चमकता हुआ दिखता है। इस प्रॉपर्टी को बोला गया है केमिल्यूमिसेंस या फॉस्फोरिसेंस। नेक्स्ट होता है कि P4 को अगर हम NaOH में रखें और वाटर मिला के तो फॉस्फीन बनती है, और ये देखोगे आप फॉस्फीन बनाने की एक लैब मेथड या इंडस्ट्रियल मेथड की ये यूज होता है, मतलब PH3 फॉस्फीन बनाने में यूज होता है। अगर इसे खुला एयर में रखें तो ये फायर कर मतलब इसमें आग लग जाती है, मींस ये ऑक्सीडाइज्ड होने लगता है P2O5 में और एक प्रकार के व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं। अब आता है कि P4 इतना ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है बच्चों। तो P4 की सबसे ज़्यादा जो हाई रिएक्टिविटी का रीज़न है
ये इसका टेट्राहेड्रल फॉर्म है। इसमें एक फास्फोरस 3 फास्फोरस एटम्स से जुड़ा हुआ है और यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है ये वाला, ये है sp3। और कुल मिला के ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण एंगल होना चाहिए था 109.5 डिग्री का, लेकिन जब ये इस तरह का एक टेट्राहाइड्रल फॉर्म में चेंज होता है तो ये एंगल 60 डिग्री का हो जाता है। ऐसे में मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है, एंगल स्ट्रेन, और मॉलिक्यूल चाहता है, एटम, फास्फोरस एटम चाहते हैं किसी स्ट्रेन से बचें और वो एटॉमिक फॉर्म में आ जाते हैं, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और बॉन्ड ब्रेक होते ही जो एटम है फास्फोरस के बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से कुल मिला के ये इसका रीजन है, इसकी हाई रिएक्टिविटी। बात समझ गए होंगे कि व्हाइट फास्फोरस, ठीक है, एक नेचुरल फॉर्म है, डिस्क्रीट P4 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, वैक्सी सॉलिड है, पॉइजनस है, वाटर में प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है, केमिल्यूमिनेसेंस शो करता है, मतलब इसमें चमक होती है, डार्क में चमकता है। P4 को NaOH के एक्वस मीडियम में रखा जाए तो फॉस्फीन बनती है, एयर में रख दिया जाए तो P2O5 की व्हाइट फ्यूम्स बनने लगती हैं। और हाई रिएक्टिविटी ड्यू टू एंगल स्ट्रैंड, जिसमें एंगल स्ट्रैंड हुआ है 109 से डिक्रीज होकर 60 डिग्री में पहुंचा है। तो ये जो स्ट्रैंड होता है, मतलब यहाँ जो ये डेविएशन दिख रहा है वो 24 डिग्री 44 मिनट का होता है, और इसीलिए ये जो है बहुत ज़्यादा डेविएट होने के कारण ही हाईली रिएक्टिव। नेक्स्ट आते हैं रेड फास्फोरस। तो देखो बच्चों, जो व्हाइट फास्फोरस है जब इसको हीट किया जाता है 573 केल्विन पर, तब ये पॉलीमेरिक फॉर्म में चेंज हो जाता है, P4 मॉलिक्यूल पॉलीमेरिक हो जाते हैं और ये रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये है T 573 केल्विन, ये एक क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर कहलाता है जहां पर एक एलोट्रॉपिक फॉर्म या एक फिजिकल फॉर्म दूसरे फिजिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो व्हाइट फास्फोरस का रेड फास्फोरस में कन्वर्जन इस टेम्परेचर पे चलता है। इसके ऊपर व्हाइट फास्फोरस केवल रेड में एग्जिस्ट हो जाएगा, इससे नीचे व्हाइट रहेगा और इसमें दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ सकता है। नेक्स्ट है कि आयरन ग्रे लस्टर होती है, जबकि वो वैक्सी सॉलिड था, ट्रांसल्यूसेंट था, ओडरलेस होता है, नॉन पॉइजनस होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड CH2। ये दोनों में जो है इनसॉल्युबल है, ठीक है, और इस तरह से इसको भी वाटर में प्रोटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये चूंकि रिएक्टिव कम होता है, केमिकली लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस, इसलिए इसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। और डज नॉट ग्लो इन डार्क, मतलब इसमें क्यूमिल्यूमिनेसेंस नहीं मिलता, ये ऐसा ग्लो नहीं करता, और इस तरह से इसमें कम स्ट्रेन हो जाता है और ये P4 मॉलिक्यूल जो है पॉलीमेरिक फॉर्म में आ जाते हैं। इस तरह से एक दूसरे से ये जो बॉन्ड था P4 का, जो दोनों PP के बीच में टेट्राहेड्रल, वो खुल के दूसरी यूनिट को इस तरह से जोड़ लेता है। तो इस तरह का जो है पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलता है रेड फास्फोरस। फिर आता है ब्लैक फास्फोरस। तो ये 2 टाइप्स का होता है, एक तो अल्फा फॉर्म और एक होता है बीटा फॉर्म। रेड फास्फोरस को 803 केल्विन पर हीट किया जाए इनर्ट एटमॉस्फेयर में तो अल्फा ब्लैक सॉलिड मिलता है, सबलाइम सॉलिड होता है, ठीक है। तो इस तरह से अल्फा बनता है। और व्हाइट फास्फोरस को 473 ठीक है केल्विन और हाई प्रेशर में जब हीट किया जाता है तो बनता है बीटा ब्लैक फास्फोरस, ठीक है, डज नॉट बर्न अप टू 673। और ये जो है काफ़ी स्टेबल होते हैं, मतलब उतनी जल्दी ये बर्न नहीं होते। तो ये है अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेफाइट लाइक होता है, मतलब इस तरह से हेक्सागोन्स जुड़े होते हैं कि यहाँ पर फास्फोरस इस तरह से एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की तरह अरेंज हो जाता है। तो ये है फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स, रेड वाट, ठीक है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक, जिनमें से व्हाइट फास्फोरस येलो फास्फोरस भी कहलाता है। ये तो थे फास्फोरस के एलोट्रॉप्स। अब हम आ जाते हैं फास्फोरस के कुछ कंपाउंड्स के बारे में जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं, ठीक है। और ये है फर्स्ट है इसमें फॉस्फीन,
ठीक है, इसमें पहला जो कंपाउंड लेंगे हम, और ये है फॉस्फीन PH3। जैसे अमोनिया नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, ऐसे ही फॉस्फीन में आप देख रहे हैं ये फॉस्फोरस का हाइड्राइड है। प्रिपरेशन की बात करें तो कैल्शियम फॉस्फाइड हो या जिंक फॉस्फाइड हो, इनमें जब H2O की रिएक्शन होती है तो इस तरह से फॉस्फीन गैस बनती है। मतलब कैल्शियम चेंज हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो वाटर ब्रेक हुआ OH और H में, H तो जुड़ गए फॉस्फोरस से तो बन गया PH3, और जो OH है वो कैल्शियम से ऐड हो गए और ये इस तरह से चेंज हो गया क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है कैल्शियम फॉस्फाइड को HCl में डिसॉल्व कर दें तो भी ये बन जाएगा इस तरह से, समझ गए ना, कि ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड आएगा CaCl2 और प्लस 2PH3, तो यहाँ पर कुल मिला के 3 मोल्स लगेंगे, 3 मोल CaCl2 बनेंगे और 2 मोल PH3 तरह से बनेंगे। ठीक है, इसी तरह से लैब में बनाना है तो फॉस्फोरस जो व्हाइट फॉस्फोरस है, ठीक है, तो इस व्हाइट फॉस्फोरस को NaOH के एक्वस मीडियम में रखा जाता है तो बनती है PH3। ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ फॉस्फोरस -3 और यहाँ पर है +1 और यहाँ पर इसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस तरह से फॉस्फीन का फॉर्मेशन होता है। ओके, इसका जो प्योर फॉर्म है फॉस्फीन का वो नॉन इन्फ्लेमेबल होता है बट बिकम्स, ठीक है, इनफ्लेमेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ P2H4 और P4 वेपर्स। कि जो PH3 है खुद नॉन इन्फ्लेमेबल है, लेकिन जब इसको मतलब ये बनता है तो उसमें कुछ ये भी बन जाता है P2H4 या उसमें P4 वेपर्स होती हैं, इसीलिए ये दोनों P4 हो या P2H4 ये फ्लेमेबल है, इसलिए पूरा PH3 भी फ्लेमेबल हो जाता है। फिर आता है कि एक्सप्लोड्स इन कांटेक्ट विद HNO3 Cl2 और अगर हम इसको PH3 को लाइट में रख दें, ठीक है, या फिर HNO3 या Cl2 Br2, तो ये एक प्रकार की रिएक्शन हो जाती है और एक्सप्लोड हो जाती है। PH3 को लाइट में भी रखने से ये एक्सप्लोड हो जाता है P4 और H2। ठीक है, इसी तरह से एक अच्छा रिड्यूसर भी है। ठीक है, तो ये है। फिर इसके बाद आते हैं इसकी कॉपर सल्फेट से रिएक्शन है। कॉपर सल्फेट से रिएक्शन होती है तो जिंक फॉस्फेट मतलब कॉपर फॉस्फाइड बन जाता है फॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरह से कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके और ये बना देता है क्यूप्रिक फॉस्फाइड। ठीक इसी तरह से PH3 एक बेसिक नेचर का है, ठीक है, लुईस बेस है, इसीलिए एसिड से रिएक्शन करके भी सॉल्ट बना लेता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है, जिनमें फॉस्फीन की रिएक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है तो इन्फ्लेमेबल नेचर। दूसरा होता है इसका एक हॉल्म सिग्नल बनाने में यूज होता है, जो कि जो शिप होते हैं जहाज पानी के, उनमें इसका सिग्नल की तरह यूज होता है। तो इसमें क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड दोनों को मिला के और इसमें वाटर डाल दिया जाता है। तो ऐसा करने से मतलब इसको एक टिन में भर के और समुद्री पानी में डाल दिया जाता है। जब उसमें समुद्री पानी डालते हैं तो ये बनती है PH3 और C2H2। ये दोनों जो हैं काफ़ी इन्फ्लेमेबल होते हैं और इनके स्पॉन्टेनियस अपने आप जलने लगता है और बहुत ही डार्क रेड कलर आता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है, ठीक है, तो ये एक स्पॉन्टेनियस इनफ्लेमेबल होता है। ठीक है, और यूज्ड इन स्मोक स्क्रीन। ठीक है, तो ये और इसके अलावा PH3 का यूज एक होता है स्मोक स्क्रीन बनाने में, इसका यूज किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों ये वाला पॉइंट याद रखना है, हॉल्म सिग्नल। कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड और वाटर की रिएक्शन से फॉस्फीन और एसिटिलीन बनती है और यही इन्फ्लेमेबल होता है। ठीक है, और इसमें रेड कलर की लाइट जो है एमिट होती है और उसका यूज ही एक सिग्नल की तरह किया जाता है। तो ये समुद्री जहाज होते हैं उनमें यूज होता है।
फिर हम आ जाते हैं फॉस्फोरस के हैलाइड्स के बारे में, और दो इम्पॉर्टेंट हैलाइड्स हैं इसमें। एक तो पहला जो हैलाइड है फॉस्फोरस का वो है फॉस्फोरस हैलाइड, ठीक है, PX3, जिसमें हम PCl3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी प्रिपरेशन वैसे तो फॉस्फोरस और क्लोरीन की डायरेक्ट रिएक्शन से भी होता है। इसके अलावा P4 पर थायोनल क्लोराइड SOCl2 की रिएक्शन होती है। तो चारों फॉस्फोरस PCl3 में चेंज हो गए। कुल मिला के ये हैं 16 में से आप देख रहे हैं 4 तो जो 16 क्लोरीन है 16 क्लोरीन, तो ये बदल गए 4 मोल PCl3 प्लस SO2 4 SO2, और इसके अलावा ठीक है 4 जो सल्फर बचे वो H2Cl2 में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से PCl3 का यहाँ प्रिपरेशन होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद हम आते हैं कि PCl3 की कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, जैसे इसको हाइड्रोलाइज्ड करें तो बनता है फॉस्फोरस एसिड, मतलब तीनों मोल जो है प्लस हम यहाँ देखेंगे तो ये रिमूव हो गए HCl के फॉर्म में, कुल मिला के 3H2 लगेगा, है ना। ठीक इसी तरह से एस्टिक एसिड को हम PCl3 के साथ ट्रीट करें तो जो OH होगा एस्टिक एसिड का वो हट जाता है POCl3 और प्लस क्या HCl के फॉर्म में। ऐसे ही अगर हम इसके साथ यूज करें तो क्लोरीन आएगा प्लस POCl3 और प्लस क्या HCl। तो इस तरह से PCl3 की ये रिएक्शंस हैं इम्पोर्टेंट। आप देखोगे कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे तो वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिटाइलेशन जब ये हेलोजिनेशन कराते हैं तो इस तरह से Cl हटाना होता है। ऐसे जो है अल्कोहल में से OH हटाना है तो Cl लाने के लिए PCl3 से रिएक्शन कराई जाती है। और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हैं। जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो अमोनिया जैसा ही होता है, कैसा, ट्राइगोनल पिरामिड। ओके, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट है PCl5, तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो देखो इसकी प्रिपरेशन उसमें आपने देखा था थायोनल क्लोराइड SOCl2 का यूज होता है, और इसमें यूज होता है सल्फ्यूरल क्लोराइड। ओके, तो सल्फ्यूरल क्लोराइड में ये है फॉस्फोरस और ये क्लोरीन, तो ये टोटल इससे जुड़ जाएंगे और ये बनता है 10SO2 लिबरेट। इसके अलावा फॉस्फोरस और क्लोरीन की डायरेक्ट एक्शन से भी PCl5 बनाया जा सकता है, एक्सिस में क्लोरीन लेके। अब PCl5 की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे कि वाटर से हाइड्रोलाइज्ड किया जाए, अगर इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तब तो बनता है POCl3 और प्लस 2HCl। ओके, अगर इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाए, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तब ये चेंज हो जाता है H3U। अगर इसको हीट कर दिया जाए तो ये PCl3 प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल वही रिएक्शन ये भी देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कि OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके और वहां पर क्या ला देता है, क्लोराइड। इस तरह से CH3COOH का OH हट के Cl आ गया, अल्कोहल का OH हट के Cl आ सकता है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर उनमें OH है और PCl5 से रिएक्शन करा दें तो वो OH हटके और वहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, Cl। सिल्वर से रिएक्शन करा दें तो AgCl बनता है प्लस PCl3। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है PCl5 की। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है PCl5 की प्रिपरेशन SO2Cl2 से, और एक PCl3 की प्रिपरेशन SOCl2 से। आते हैं ये क्वेश्चन रिएक्शन। इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर जो फॉस्फोरस है वो sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड है, समझ गए ना। यहाँ पर जो इसकी हाइब्रिड स्टेट है वो है sp3D। तो कुल मिला के 3 क्लोराइड तो हो गए प्लेनर पोजीशन में, मींस ट्राइगोनल प्लेनर पोजीशन में, इनको बोलेंगे इक्वेटोरियल, ठीक है। ये जो है इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाते हैं ये, और ये है इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर एक्सियल बॉन्ड वाली पोजीशन में देखो आपकी यहाँ एंगल 90 डिग्री का है और यहाँ कितने का है, 120 डिग्री। तो जहाँ 90 डिग्री का एंगल है वहाँ बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा लगता है। ऐसे में एक्सियल बॉन्ड लेंथ थोड़ा बढ़ जाता है,
और आप देख रहे हैं कि ये होती है 240 पिकोमीटर की, जबकि यहाँ पर जो पेयर है बॉन्ड पेयर्स वो 120 डिग्री में है, तो कम बॉन्ड पेयर रिपल्सन लगता है। और ऐसे में पीसीएल बॉन्ड लेंथ थोड़ा छोटी होती है, मगर 202 पिकोमीटर। इस तरह का जो इसका स्ट्रक्चर है वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ये गैसियस स्टेट में कब होता है, गैसियस स्टेट। लेकिन अगर इसकी सॉलिड स्टेट की बात करें कि PCl5 का सॉलिड स्टेट में क्या स्ट्रक्चर है, क्या कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो ध्यान रखें कि जब PCl5 को सॉलिड स्टेट में लाते हैं तो ये क्रिस्टल में चेंज होता है, और ये इस तरह से चेंज हो जाता है PCl6 1 माइनस, मतलब एक PCl5 और दूसरा PCl5 एक दूसरे में क्लोराइड का एक्सचेंज कर लेते हैं, तो एक बन गया PCl6 माइनस और एक बन गया PCl4 प्लस, और इनमें अपोजिट चार्ज के कारण ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है। ठीक इसी तरह से अगर PbR5 की बात करें तो ये PbR4 प्लस और Br माइनस में ब्रेक होता है, क्योंकि PbR6 स्टेबल नहीं है Br की बड़ी साइज के पास, इसीलिए इसका जो आयनिक फॉर्म है PbR5 का वो ये होता है, जबकि PCl5 का आयनिक फॉर्म ये होता है। दूसरी पॉइंट ये याद रखना है PCl5 में कौन सा बॉन्ड बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ध्यान रखें एक्सियल बॉन्ड बड़े होते हैं, क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है वो 90 डिग्री में है, जिनमें रिपल्सन ज़्यादा लगा, और Cl बॉन्ड ऊपर की तरफ खिसक जाता है। और इक्वेटोरियल पोजीशन में चूंकि बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिपल्सन कम होता है, और ऐसे में ये बॉन्ड एंगल क्या है 120 डिग्री होने के कारण ये जो बॉन्ड लेंथ है थोड़ा छोटी होती है, और यही रीजन है कि PCl जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो छोटे हैं और एक्सियल बड़े हैं। ओके, और इन दोनों की मतलब PCl5 और PbR5 की सॉलिड स्टेट का फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। बाकी रिएक्शंस हो गई, प्रिपरेशन हो गई। अब हम आ जाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो देखो बच्चों, यहाँ पर दो ऑक्साइड्स लिए गए हैं डाइमेरिक फॉर्म में, P4O6 और P4O10। ओके, डायरेक्ट फॉस्फोरस को जब हम ऑक्सीजन की लिमिटेड अमाउंट में जलाते हैं तब बनता है P4O6, जो कि एक वाइट सॉलिड होता है, गार्लिक स्मेल होती है, गार्लिक ऑर्डर। ठीक है, अब आता है कि अगर इसको हाइड्रोलाइज किया जाए कोल्ड वाटर के साथ तो ये चेंज हो जाता है फॉस्फोरस एसिड H3PO3, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोलिसिस में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी। यहाँ पर इसकी +3 स्टेट है, तो यहाँ पर भी +3 ही रहेगी, और +3 स्टेट में फॉस्फोरस एसिड बनता है। अगर इसको हॉट वाटर के साथ रखा जाए तो ये फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, सॉरी फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फीन में चेंज हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा अगर वाटर मिलता है तो ये और आगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर +5 और ये -3, तो यहाँ पर एक डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है। अगर ऑक्सीजन के साथ एक्सिस में इसको हीट कर दिया जाए तो ये चेंज हो जाता है P4O10। ओके, अब आता है इसका स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हैं कि ये अपने जो हर एक फॉस्फोरस एटम है वो इस तरह से एक टेट्राहाइड्रली ज्योमेट्री रखता है, मींस इसमें 3 तो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर रहेगा। तो इस तरह से POP इस तरह का एक रिंग बन जाती है, और इसमें क्वेश्चन आता है कि कुल मिला के कितने POP बॉन्ड है। तो अगर आप इसमें देखें तो एक POP, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 तो POP बॉन्ड है। और अगर हम इसकी कहें PO बॉन्ड कितने हैं, तो हर एक फॉस्फोरस के साथ 3 PO बॉन्ड दिख रहे हैं। एक यहाँ पर ये A1, 2 और ये क्या 3, ऐसे हर एक फॉस्फोरस में तो टोटल 4 फॉस्फोरस के जो PO बॉन्ड है वो है 12। अगर कहें कि लोन पेयर कितने हैं इसमें, ठीक है, तो लोन पेयर देखो 4 तो हो गए फॉस्फोरस की, और प्लस टोटल जो ऑक्सीजन है वो दिख रहे हैं आपको 6, और हर एक ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये हो गए किसके, ऑक्सीजन के। अब आप देखें 12 और 4 16 लोन पेयर, मतलब हर एक ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होंगे इस तरह से, है ना। तो अगर लोन पेयर टोटल पूछ लिए जाए कि कितने हैं इस पूरे मॉलिक्यूल में, तो हर एक फॉस्फोरस में 1 लोन पेयर, तो 4 तो फॉस्फोरस के हो गए,
और हर एक ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर, तो 12 तो लोन पेयर ऑक्सीजन, तो ये लोन पेयर्स होते हैं। हर एक फॉस्फोरस की हाइब्रिड स्टेट यहाँ पर sp3 होगी, चाहे ऑक्सीजन की भी ले तो वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। फिर होता है p4O10, तो जब एक्सिस में ऑक्सीजन को जब ठीक है एक्सिस में रखा जाए व्हाइट फॉस्फोरस को, तो ये एक प्रकार का p4O10 व्हाइट सॉलिड बनाता है, स्लो लाइन, ठीक है, सबलाइन होता है ये इस तरह का। इसको अगर कोल्ड वाटर में रखा जाए तो ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाता है, और कंप्लीट हाइड्रोलाइज्ड कर दिया जाए तो फॉस्फोरिक एसिड में चेंज हो जाता है। ध्यान रखें, कोल्ड वाटर में मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और जो है अगर इसे हॉट वाटर में रखा जाए, बॉयल कर दिया जाए तो फॉस्फोरिक एसिड में चेंज होता है। इसमें पर फॉस्फोरस से इस तरह का एक डबल बॉन्ड बनता है, और ये होता है D5 बॉन्ड। तो फॉस्फोरस का इस तरह से D5 बॉन्ड बन जाता है, कोई लोन पेयर नहीं बचेगा, केवल ऑक्सीजन के लोन पेयर्स रह जाएंगे, और हर एक ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड O दिखता है, तो 4 ऐसे PO बॉन्ड आप देख रहे हैं, कुल मिला के 16 होंगे, मतलब केवल P और O का बॉन्ड देखा जाए तो हर एक फॉस्फोरस में एक PO बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड वाला देखा जाए तो 4 है, और POP बॉन्ड तो वही 6। तो ये है आपका p4O10 के बारे में, ज्यादा डिटेल हमें नहीं पढ़नी है। लास्ट बचता है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो देखो, जो फॉस्फोरस के एसिड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के हैं, और अगर उन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो बनते हैं एक प्रकार के ऑक्सो एसिड्स। इनमें से पहला है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसका फॉर्मूला है H3PO2। इसको बोला गया है फॉस्फीनिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉस्फीनिक एसिड। फिर है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO4, इसको बोलते हैं फॉस्फोनिक एसिड। देखो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इसको बोला गया है फॉस्फीनिक एसिड, और ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इसको बोला गया है फॉस्फोनिक एसिड। इसके अलावा है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इस तरह से। हाँ, ठीक है। तो यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि इन ऑल एसिड्स फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हर एक फॉस्फोरस में जो एसिड है ये, इनमें सब में जो फॉस्फोरस एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हर एक एसिड में कम से कम एक p डबल बॉन्ड है। आप अभी स्ट्रक्चर में भी देखोगे कि हर एक फॉस्फोरिक एसिड, मतलब जितने भी फॉस्फोरस के एसिड्स हैं उन सब में एक PO बॉन्ड है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करती है। जैसे कि फॉस्फोरस एसिड को हीट कर दिया जाए तो ये फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फीन में चेंज हो जाता है, और इस तरह से एक ही एलिमेंट की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाई देती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, इसको याद रखना है। फिर आता है कि एसिड कंटेन पीएच बॉन्ड एक्ट एज अ रिड्यूसर, मतलब एसिड जैसे कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोरस एसिड दोनों में पीएच बॉन्ड होते हैं, और ये पीएच बॉन्ड अच्छा रिड्यूसर होता है, और ये रीजन है कि ये दोनों एसिड रिड्यूसर की तरह वर्क करते हैं। मीन्स अगर हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड को वाटर में रखें तो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा और हाइड्रोजन लिबरेट होंगे, और यही हाइड्रोजन किसी भी सॉल्ट को मेटल में रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे AgNO3 को 4H के साथ, तो इस तरह से ये बन जाएगा सिल्वर। ठीक इसी तरह से H2 है, और ये हो जाएंगे 4H, तो ये HX हैलोजन एसिड में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से pH बॉन्ड नॉट आयोनाइजेबल डू नॉट इन्वॉल्व इन बेसिसिटी। ध्यान रखें, जो pH बॉन्ड है वो आयोनाइजेबल नहीं होता, और इसलिए ये एसिड की एसिडिटी में कोई यूज नहीं होता। मींस इसमें बेसिसिटी हम इसके थ्रू नहीं बताएंगे। केवल फॉस्फोरस या कोई भी एसिड है तो उसमें जो OH ग्रुप है वही एसिड की बेसिसिटी को बताते हैं। जैसे H3PO2, इसमें केवल एक OH है, इसलिए मोनोबेसिक एसिड होगा ये। ओके, कैसा होगा? मोनोबेसिक एसिड, एक OH है, बाकी 2 pH रिड्यूसेबल होते हैं। अगर हम फॉस्फोरस एसिड की बात करें तो इसमें 2 OH है, तो डाइबेसिक एसिड है ये। ओके, इसकी बेसिसिटी 2 होगी मींस, और फॉस्फोरिक एसिड में जाए तो 3 OH है, तो ये है ट्राइबेसिक, ये रिड्यूसर नहीं होगा। ठीक इसी तरह से टेट्राबेसिक हो गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, इसमें 2 OH हर एक फॉस्फोरस में दिख रहे हैं।
इसके अलावा अगर हम मेटाफॉस्फोरिक के पॉलीमेरिक फॉर्म में देखें तो इस तरह से पॉलीबेसिक होगा, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे OH होंगे, पॉलीबेसिक हो जाएगा। ओके, इसी को बोलते हैं, अगर इसकी डिस्क्रीट यूनिट निकाल ली जाए तो वो इस तरह से, तो HPO3 होगी, और यही यूनिट बार बार क्या हो रही है बच्चों, रिपीट होती जा रही है। ठीक है, एक होता है साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, 3 मॉलिक्यूल इस तरह से जुड़ जाए, यही रिंग बन जाए, तो ये ट्राई बेसिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ट्राई बेसिक। तो इस तरह से ये जो है इसका एसिड का स्ट्रक्चर्स देखना है। उसके अलावा और भी है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6, इसमें एक PP बॉन्ड है। इसमें यही क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा एसिड है फॉस्फोरस का जिसमें PP बॉन्ड है, तो ये है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6। POP बॉन्ड किसमें है, तो ये देख रहे हैं, ये है, ठीक है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। डाइबेसिक, मोनोबेसिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये था फॉस्फोरस के एसिड और उनकी एसिडिटी। ओके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट उसमें, और वहां पर हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन ग्रुप। नाइट्रोजन ग्रुप कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों।